नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय 4, विश्व का इतिहास। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति की उच्चतम निष्ठा राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है। जैसे अपन देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य किसी भी प्रकार का मैच होता है, उसमें राष्ट्रवाद की भावना देश के प्रत्येक व्यक्ति में होती है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि अपना देश उसमें विजय हो। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जैसे भारत में आईपीएल के मैच होते हैं, उसमें हर राष्ट्र का व्यक्ति उसमें भाग लेता है। फिर भी भारत के देश के नागरिक, कोई भी टीम जीतेगी वो भारत की जीतेगी, तो उसमें राष्ट्रवाद ना होकर एक टीम के प्रति भावना होती है। अगला, राष्ट्र बनने की सशक्त अभिव्यक्ति अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में देखी जा सकती है। अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन की जनसंख्या 10% ही थी। फिर भी उन्होंने अपनी कोशिशों से और अपनी जुझारूपन से क्रांति करके अपने देश को आज़ाद करवाया। तो इस सशक्त अभिव्यक्ति अमेरिका से ही सभी लोगों ने एक राय ली, जिससे कि आगे उसी तरह से हम भी देश को आज़ाद कराने के लिए कार्य करें। राज्य यानी नेशन स्टेट की यूरोप में पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। इस क्रांति ने ही राष्ट्रवाद को यूरोप में प्रसारित करने में मुख्य भूमिका निभाई। ये यूरोप का मानचित्र है 18वीं शताब्दी का। इसके अंतर्गत देखते हैं, जैसे ये जर्मनी है। ये जर्मनी बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए इन्हें सीमा शुल्क देना पड़ता था। तो इस तरह से बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। यूरोप में जैसे पोलैंड है, रूस, रशिया इन यूरोप, हंगरी, टर्की, फ्रांस, इटली, ये वाला क्षेत्र पूरा इटली के अंतर्गत आता है। ये स्पेन और ये पुर्तगाल, तो ये वाले क्षेत्र है यूरोप के अंतर्गत मुख्य है। और इसमें आएगा आपके ये ब्रिटिश स्टेट, स्वीडन, ये डेनमार्क। तो ये सारे क्षेत्र यूरोप के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको मानचित्र में भी इस तरह के यूरोप का दे दे और आपको भरना होता है, तो आप इसमें भर सकते हैं। 18वीं सदी के मध्य यूरोप के मानचित्र में राष्ट्र राज्य नहीं मिलते हैं। ये यूरोप बहुत सारे विभिन्न राज्यशाहियों में, जैसे डचियों में, छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में विभक्त थे, जो मजहबी आधार लिए हुए थे। इनके शासकों के स्वायत्त यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का पोषण उदारवाद एवं क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश प्रजातंत्र ने किया था। यहाँ के जो राजा थे वो निरंकुश होते थे और अपनी सुविधा के अनुसार शासन व्यवस्था को चलाते थे। उदारवाद का अर्थ मर्यादित राजतंत्र के अधीन था। इन क्षेत्रों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी सम्मान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। ये अलग अलग भाषाएं बोलते थे। विभिन्न नस्लीय समूह के सदस्य थे। जैसे देखते हैं, हैप्सबर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले, लोम्बार्डी में इतालवी भाषा बोलने वाले, हंगरी में मैग्यार भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। कलीसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूहों को
आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। यूरोप में राष्ट्रवाद उदय होने के कुछ कारण हैं, जैसे प्रथम है मध्यम वर्ग का उदय। यूरोप में सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग सबसे प्रभुत्व वर्ग था। यह वर्ग जनसंख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था, लेकिन किसी भी प्रकार का ये कर नहीं देता था। जबकि यूरोप की अधिकांश जो जनसंख्या है वो मजदूर कृषक थी। पश्चिम यूरोप में ज़्यादातर ज़मीन किराए पर ली जाती थी। कुलीन वर्गों से किराए पर लेकर छोटे काश्तकार वहाँ पर खेती करने का काम करते थे और इन्हीं लोगों से सबसे ज़्यादा कर लिया जाता था। जबकि पूर्व और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। अगला है जॉल्वरिन की संधि। जर्मनी छोटे छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना था। इसमें प्रत्येक राज्य की अपनी मुद्राएं होती थी, अपना नापतोल प्रणाली होती थी। 1883 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता था। तो ये बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ था, जिस कारण से सीमा शुल्क देना पड़ता था इनको। 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉल्वरिन के रूप में स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य सम्मिलित हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया और इस संघ ने आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत किया था। जॉल्वरिन की संधि हुई और सभी राज्यों को एक किया गया, जिसके माध्यम से सीमा शुल्क नहीं देना पड़े। तो इस तरह से ये जॉल्वरिन की संधि कहलाती है। इंग्लैंड की और फ्रांस की क्रांति से भी राष्ट्रवाद के उदय का कारण माना जाता है। इंग्लैंड की शानदार गौरवपूर्ण क्रांति ने इस मान्यता को जन्म दिया कि किसी भी प्रकार का शासन तंत्र में दैवीय अधिकार का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यूरोप में जो राजा होता है, राजा को दैवीय माना जाता है, भगवान के समान माना जाता था। उन्होंने जो भी आज्ञा दी है वो सभी प्रजा को मानना होता था। इसी क्रम में फ्रांस की क्रांति ने इस धारणा को जन्म दिया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी पावन है कि कोई भी सत्ता उसकी अवहेलना नहीं कर सकती। यह संकल्पना राष्ट्रीयता की जीत थी और राष्ट्रीयता उस राजतंत्रीय शक्ति के प्रत्युत्तर के रूप में जन्मी जिसका यह दावा है कि दैवीय अधिकारों के आधार पर राजा की शक्ति निरंकुश होती है। क्योंकि कोई किसी भी व्यक्ति को अगर भगवान के रूप में माना जाता है तो फिर वो कुछ भी करे, प्रजा के ऊपर अत्याचार करे, वो निरंकुश हो जाता है। 1815 ईस्वी के बाद एक नया रूढ़िवाद उत्पन्न हुआ। जैसे ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था और इन देशों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। वियना में कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित हुआ। उसमें राजनीतिज्ञों ने अपनी समझ, अनुभव के आधार पर यूरोप का पुनर्निर्माण, पुरातन व्यवस्थाओं को प्रतिष्ठित कर 19वीं शताब्दी के नए युग के लक्षण राष्ट्रीयता, उदारवाद एवं लोकतंत्र भावनाओं से यूरोप को दूर रखने और अपनी प्रतिज्ञा को हराया था। किंतु उन्होंने अंकुरित बीजों को पहचाना नहीं था। यही कारण है कि जिन व्यवस्थाओं को स्थापित करने की कोशिश वियना कांग्रेस ने की थी, अगले 100 वर्षों तक वे ध्वस्त होती रही। अगला है भाषा और लोक कथाओं का योगदान। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध क्षेत्र और उसका विस्तार करने से ही नहीं होता है। उसमें कला, काव्य, कहानियाँ और संगीत ने राष्ट्रीय भावना को जीवित बनाए रखा था। जैसे किसी व्यक्ति ने अपने कला, कौशल, युद्ध के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है, अगर उन महापुरुषों के बारे में कहानी के माध्यम से आने वाले भावी पीढ़ी को बताया जाए तो इससे हमारे राष्ट्र की भावना विकसित होती है।
रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटा दिया गया था और रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया था। 1831 ईस्वी के रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसे बाद में कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने विरोध भी किया। विरोध के लिए भाषा को हथियार बनाया। चर्च के आयोजन और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में वापस पोलिश का इस्तेमाल हुआ। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। आज के अपने अभ्यास प्रश्न हैं। राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है? सर्वप्रथम राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति किस क्रांति में हुई थी? राष्ट्रवाद के कारणों का उल्लेख करना है और जॉलवरिन की संधि को समझाइए। धन्यवाद।